नमस्कार साथियों, आज हम विज्ञान की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। विज्ञान की प्रकृति को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह इस बात का आधार बनाती है कि हम इस विषय को बच्चों को कैसे पढ़ाते और सिखाते हैं। जब भी हम विज्ञान की प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो हम उन सभी मूलभूत सिद्धांतों और विशेषताओं की बात करते हैं जो सभी वैज्ञानिक प्रयासों के आधार रह चुके हैं। तो चलिए कुछ उदाहरणों से हम विज्ञान की प्रकृति के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को समझते हैं। पहला सिद्धांत अनुभाविक प्रकृति यानी इंपेरिकल नेचर। जब भी हम विज्ञान की ज्ञान के बारे में बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि हमें जनरली उन सभी अनुभवजन्य साक्ष्य, प्रयोगों और अवलोकन पर निर्भर करना होता है। उदाहरण के लिए बहुत सालों पहले हमारी एक सामान्य मान्यता थी कि पूरे ब्रह्मांड का सेंटर पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य, ग्रह और बाकी उपग्रह चक्कर काटते हैं। लेकिन कुछ प्रमुख वैज्ञानिक गैलीलियो और न्यूटन के ब्रह्मांड के अवलोकन से मिले साक्ष्य से हमने ये समझा कि पूरे ब्रह्मांड का सेंटर पृथ्वी नहीं सूर्य है, जिसके चारों तरफ ग्रह और बाकी उपग्रह उनके ग्रह के चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो इससे हमारी ब्रह्मांड की और हमारी सौर मंडल की समझ विकसित हुई। हमारी जो दूसरी सिद्धांत है वो विज्ञान की अस्थायीपन के बारे में बात करती है। वो ये बताता है कि विज्ञान की ज्ञान कोई पत्थर की लकीर नहीं है बल्कि एक प्रोविजनल नॉलेज है। अगर हमारे सामने एक नए साक्ष्य प्रस्तुत किए जाए तो हमारी वैज्ञानिक समझ बदल सकती है। इसको अगर एक उदाहरण से समझा जाए तो हमारे टेक्स्ट बुक में एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया गया है और वो है परमाणु की संरचना। हमने देखा है कि किस तरह से परमाणु की संरचना की हमारी समझ जॉन डाल्टन मॉडल से आज हमारे पास क्वांटम मॉडल तक विकसित हुई है। यह वैज्ञानिक समझ की गतिशील प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है। हमारी जो तीसरी और प्रमुख सिद्धांत है वो है रचनात्मकता और कल्पनाशील सोच। इसे अगर एक उदाहरण से समझा जाए तो हम आइंस्टीन के एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं कि किस तरह से आइंस्टीन स्विट्जरलैंड में एक ट्रेन के सफर के दौरान एक क्लॉक टावर पे लगे हुए घड़ी को देख करके उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत की समझ विकसित की। उन्होंने देखा कि कैसे वो दूर जा रहे थे तो उन्हें ये महसूस हुआ घड़ी की जो सुई है वो थोड़ी धीमी होते जा रही है, जिससे उन्होंने ये समझा कि समय भी जो है वो एक रिलेटिव है और वो एक ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने अपने कल्पनाशील और रचनात्मक सोच की मदद से न्यूटन के दिए हुए गुरुत्वाकर्षण के नियम में आकर्षण के पीछे का कारण समझा और आज हम लोग उसे जनरल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी भी बोलते हैं। हमारी जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। कोई भी साइंटिफिक रिसर्च में वस्तुनिष्ठता और ऑब्जेक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। किसी भी साइंटिस्ट के किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में एक इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है पूर्वाग्रह और बायसनेस को कम करना। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझे तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो जिसे हम ग्रेविटेशनल लॉज भी बोलते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो चाहे वो धरती के किसी भी कोने पे है, हमें एक सेब पे लगे हुए पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा आकर्षण की जो वैल्यू होगी वो एक समान आएगी। ये कंसिस्टेंसी को भी दिखाता है, साथ साथ इसे हम यूनिवर्सल अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ ना हमारे पूर्वाग्रह का कोई रोल होता है, ना हमारे बिलीफ सिस्टम का और ना ही हमारे कोई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का कोई रोल होता है। वैज्ञानिक पद्धति को समझने से पहले कुछ ऐसे वैज्ञानिक अवधारणा है जिसकी समझ बनाना बहुत जरूरी है, जो तथ्य, परिकल्पनाएं, सिद्धांत और प्राकृतिक नियम है। हम लोग अक्सर अपने आसपास के सराउंडिंग्स का अवलोकन करते हैं और वही एक तथ्य होती है। इसको अगर उदाहरण से समझा जाए तो हम अक्सर देखते हैं कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलती है, तो यह एक हमारे लिए एक फैक्ट्स का काम करती है। जब भी हम कोई अवलोकन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसका एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, तो वो वहां पे हमारी अक्सर एक परिकल्पनाएं आती है। इसे अगर उदाहरण से समझते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश में अच्छी ग्रोथ होती है उसमें। तो यहाँ हम एक परिकल्पना कर सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। हम अक्सर देखते हैं कि हम परिकल्पनाओं को सिद्ध नहीं करते हैं, परिकल्पनाओं को परीक्षण करते हैं। वैज्ञानिक किसी भी विशेष अवलोकन को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे परिकल्पनाएं करते हैं और उनमें से जो सही होते हैं उन्हें वो एक्सेप्ट करते हैं और जो गलत होते हैं उन्हें वो रिजेक्ट कर देते हैं और कठोर सत्यापन और कठोर परीक्षण के बाद वो एक सिद्धांत पे पहुंचते हैं। अगर हम सिद्धांत और प्राकृतिक नियम को समझते हैं तो इसके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया गया है आइंस्टीन के द्वारा दिया गया ग्रेविटेशनल थ्योरी और न्यूटन के द्वारा दिया गया ग्रेविटेशनल लॉज। अगर हम इन दोनों को देखें तो हम ये देखते हैं कि आइंस्टीन ने न्यूटन के द्वारा दिए गए गुरुत्वाकर्षण के बल में आकर्षण के पीछे के कारण को बताया है,
लेकिन वही न्यूटन ने ये बताया है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आने वाले टाइम में क्या होगा। जैसे हम एक सेब देखते हैं, तो अगर हम एक सेब को आसमान से छोड़ दे तो हमें ये पता है कि गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सेब नीचे आके गिर जाएगा। लेकिन वही आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से हमें यह पता चला है कि सेब और पृथ्वी के बीच में लगे हुए आकर्षण बल के पीछे का कारण क्या है। तो हम अक्सर ये देख रहे हैं कि थ्योरी जो है वो वाई के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हमारी जो नेचुरल लॉज है वो वॉट के बारे में बात करता है। अब आइए वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बात करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति वैज्ञानिक जांच में किया जाने वाला एक संरचित दृष्टिकोण है। इसमें कुछ चरण शामिल हैं जो है अवलोकन, परिकल्पनाएं, प्रयोग, डेटा संग्रह, विश्लेषण और निष्कर्ष। यह एक टूल किट की तरह इसे हम समझ सकते हैं, जिसको बहुत सारे वैज्ञानिक अपने वैज्ञानिक शोध में प्रयोग में लाते हैं। जैसे मैडम मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट का खोज। वैज्ञानिक पद्धति से जुड़ी एक गलत अवधारणा यह है कि लोग इसे एक चरण दर चरण निष्पादित होने वाली एक रैखिक प्रक्रिया मान लेते हैं, यानी लीनियर प्रोसेस मान लेते हैं। कोई भी वैज्ञानिक शोध इस प्रक्रिया से बंधी हुई नहीं है। हालांकि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का होना बहुत जरूरी है किसी भी वैज्ञानिक शोध में, लेकिन भूतपूर्व ऐसे वैज्ञानिक रिसर्च हो चुके हैं, साइंटिफिक रिसर्च हो चुके हैं जो इस प्रक्रिया से बंधे हुए नहीं थे, जैसे फास्फोरस की खोज। तो साथियों, आज हमने इस पूरे सत्र के दौरान हमने विज्ञान की प्रकृति के कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में सीखा और साथ ही साथ हमने वैज्ञानिक पद्धति के बारे में भी बात की। धन्यवाद।